बिल्कुल जया, और गंगा सवेरा में उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की एक अहम बैठक हुई है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर एक मैराथन मंथन का दौर चला है कल। अब की बार 60 पार के लक्ष्य पर बात हुई है। मदन कौशिक ने ये बात साझा करी है। टिकटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है, ये भी कहते हैं मदन कौशिक। और मदन कौशिक ने यह भी कहा कि लगातार हम जो तैयारियां कर रहे हैं उस पर केंद्र की भी नजर है। पीएम और गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयार हुआ है प्लान, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा है 5 नवंबर को, और ऐसे में क्या तैयारियां हैं उसका जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि टिकटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल जया, कल 7 बजे ये मीटिंग प्लान थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और सीएम को पहुंचना था। लगभग 6:30 बजे पहुंच गया और ये माना जा रहा था कि बेहद अहम बैठक होगी। रणनीति क्या रहने वाली है, दौरों के मद्देनजर क्या रूट प्लान होगा, वो सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। और अटकलें इस बात की भी थी कि टिकटों पर भी चर्चा होगी, लेकिन मदन कौशिक ने साफ किया है कि अभी टिकटों पर कोई बात नहीं हुई है। और अब की बार 60 के पार लक्ष्य पर बात हुई है, रणनीति तैयार की गई है। टिकटों को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। मदन कौशिक ने मीटिंग खत्म होने के बाद ये तमाम जानकारी दी। पीएम और गृह मंत्री के दौरे को लेकर हमने प्लान तैयार किया है और अभी तक किए गए सभी कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई है। बिल्कुल, ये पूछा गया है आला कमान की ओर से कि अब तक कितनी रणनीति पर काम हुआ है, किस तरीके से कहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये लेखा जोखा जानने के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहां आएंगे, कब आएंगे, बहुत मायने रखता है ये तमाम चीजें। उन्होंने इस बार जो कहा है कि अब की बार 60 पार, इस लक्ष्य को लेकर और हम लोगों ने पूरी डिटेलिंग करके दिसंबर तक के कार्यक्रम तय किए थे। उसमें से जो हमने इस महीने तक के कार्यक्रम है उनकी पूरी समीक्षा हम लोगों ने की है। आगे कार्यक्रम हम किस प्रकार से, क्योंकि अब अभी तक हमने संगठनात्मक कार्यक्रम पर जोर था, अब पब्लिक कार्यक्रम पर जोर होगा। अब जितने कार्यक्रम होंगे उसमें से पब्लिक कार्यक्रम ज़्यादा होंगे। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अभी उस पर चर्चा शुरुआत हुई है। बैठक में चुनाव को लेकर काफ़ी लंबी वार्ता हुई है, चर्चा हुई है। आगे तक हमारा जो हमने रोड मैप बनाया था, पिछली समीक्षा की है, आगे के लिए कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। और अब जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिला है। और आने वाले चुनाव में जो हमारे कार्यक्रम है और प्रभावी ढंग से संपन्न होंगे, और सभी जो केंद्र का प्रवास होगा वो भी लगभग हमने तय किया है। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री, सबके कार्यक्रम तय। तो देखिए, बीजेपी में बहुत चीजें प्लान्ड होती हैं, स्ट्रक्चर होता है, और इसी पर जानकारी हमारे 2 सहयोगी देंगे। दिल्ली में क्या चल रहा है ये बताएंगे अविनाश, और देहरादून से हमारे साथ पंकज हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश, क्या जान पड़ा, क्या कुछ पता चल रहा है इस मीटिंग को लेके? बड़ी मीटिंग थी, मैराथन मीटिंग थी। देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो कल रात को 9:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और तकरीबन रात के 1 बजे तक ये बैठक चली। 3.5 घंटे की ये बैठक रही है, जिसमें उत्तराखंड के संगठन को मथने का काम किया गया। संगठन किस तरीके से काम करे चुनाव के मद्देनजर, ये रणनीति तैयार की गई है। और सभी को कहा गया कि जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं अब वो मैदान में उतर जाए, यानी कि जनता के बीच में जाए और जनता से ज़्यादा संवाद करें। जो केंद्र सरकार की योजना आ रही है, जो प्रदेश सरकार की योजना आ रही है, जो तमाम सारे विकास कार्य रहे हैं, उसको जनता के बीच में ले जाए, डोर टू डोर कैंपेन करें। इसके अलावा जो लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं उनके बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें, उनको बताएं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं से आप लाभान्वित हुए हैं, तो लिहाजा इस बार एक बार फिर से बीजेपी सरकार को चुने। तो ये तमाम विस्तृत कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो केंद्रीय नेता हैं उनके दौरे होने चाहिए, उनकी रैली कहाँ होनी चाहिए, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी रैली हो, गृह मंत्री अमित शाह की कितनी रैली हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कितनी रैली हो, और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की कितनी रैली हो। तो तमाम सारे नेताओं की रैलियों को लेकर भी चर्चा की गई कि चुनाव की घोषणा से पहले किन किन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जा सकता है, किसका शिलान्यास किया जा सकता है, और ये बड़े केंद्रीय नेता वहां पर पहुंच के क्या कुछ सौगात दे सकते हैं। तो इसको लेकर भी मंथन किया गया है, यानी कि जो एक रोड मैप है उसको तैयार करने की कोशिश की गई है कि दिसंबर तक के जितने भी कार्यक्रम है उसकी रणनीति अब बीजेपी ने बना ली है। चूंकि जनवरी की अगर बात करें तो 15 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, लिहाजा बीजेपी ने दिसंबर तक का जो कार्यक्रम है उसको अब तैयार कर लिया है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में तमाम सारे कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। देखी जाती है वो चुनाव के टाइम में बीजेपी की यूएसपी है, ये किसी से नहीं छुपाया।
बिल्कुल, और पंकज भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि ये तो दिल्ली की खबर थी और अविनाश ने बताया कि क्या रणनीति तैयार की है, लेकिन देहरादून में क्या चल रहा है, इस रणनीति के बाद किस तरीके की तैयारी पंकज दिखाई दे रही है, क्योंकि गृह मंत्री का भी दौरा है, प्रधानमंत्री का भी दौरा है, तो रणनीति बनाई गई है लेकिन देहरादून में कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बैठक के बाद देहरादून में तमाम नेताओं की नज़रें टिकी हुई थी कि किस तरह का मंथन दिल्ली में होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से ही सभी चीज़ें तय होती हैं। दिल्ली हाईकमान जो ऑर्डर प्रदेश के नेतृत्व को देता है उसको फिर यहाँ पर धरातल पर उतारा जाता है। जिस तरह से अविनाश हमारे सहयोगी ने बताया कि सभी जो कार्यक्रम है दिसंबर तक के वो तय कर दिए गए, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी को सबसे बड़ा जो चीज़ें करनी है वो टिकट को लेकर मंथन करना है, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है कि पार्टी एक इंटरनल सर्वे कराएगी। सर्वे के बाद जो विधायक हैं उनमें तय करेगी किसने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है, किस विधायक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। उन तमाम चीज़ों को लेकर अभी इसमें चर्चा की गई है। हालांकि मदन कौशिक ने यह कहा कि टिकटों को लेकर मंथन नहीं किया गया, लेकिन पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। उसको लेकर पार्टी अपने स्तर से इंटरनल सर्वे कराएगी। सर्वे के आधार पर यह तय किया जाएगी कि कौन विधायक किस जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, उसको टिकट दिया जाएगा। और जिस तरह सूचना मिली है कि पार्टी तकरीबन 20% लोगों का टिकट काट सकती है, तो ये बड़ी बात होगी कि पार्टी किस तरह से इसमें आगे मंथन करेगी। हालांकि अब ये देखा जाएगा कि पार्टी का आगामी जो एजेंडा है वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, क्या की चीज़ें जनता को बचाई जानी, क्योंकि भाजपा को अभी पिछले दौरान ये भी ऐसा लगा था कि जो सरकार की चीज़ें हैं वो जनता तक नहीं पहुंची हैं, जिसके बाद जनता के बीच में कुछ नाराजगी है, क्योंकि इसी वजह से भाजपा ने 3 सीएम उत्तराखंड में बदले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवा मुख्यमंत्री के तौर पर यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लोगों के बीच में जाना होगा, क्या जवाब देना होगा, कैसे डिफेंड करना होगा, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं और अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है। आप दोनों का शुक्रिया अविनाश, पंकज, तमाम जानकारी के लिए, डिटेल के लिए। उत्तराखंड में चुनाव करीब आ गया है और इसीलिए मुख्यमंत्री के जनता के बीच दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने चोपता में आयोजित महोत्सव में शिरकत की। बिल्कुल जया, इस मौके पर सीएम ने कहा कि जखोली के दिगधार में सैनिक स्कूल का काम जल्द शुरू हो रहा है और इसके लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। इसी मौके पर सीएम ने चोपता महोत्सव के लिए 5 लाख रुपए की भी घोषणा की है। शिलान्यास और लोकार्पण दोनों करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है, केदारनाथ जी में जो उनकी सोच, उनका विजन है, पूरी दुनिया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करे। और इस प्रकार का भव्य स्थान उनके नेतृत्व में बनाया जा रहा है और सैकड़ों वर्षों में किसी की सोच इस दिशा में कार्य। जय, आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं दर्शकों को कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुना घाटी के नौगांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने नौगांव में आधुनिक मंडी और आराकोट में कोल्ड स्टोरेज सहित 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही मंच से यमुनोत्री और पुरोला विधानसभा क्षेत्र की दर्जनों छोटी बड़ी योजनाओं के निर्माण कराने की घोषणा भी की। सीएम ने कुल 8,523 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। निकट भविष्य में हम इस क्षेत्र में रवाई जौनसार जो हमारी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए फलों और बागवानी के क्षेत्र में हमारी सरकार यहाँ पर जो है हर तरीके से कि ये क्षेत्र बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए काम करेगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जरूरी चीज़ें होंगी उसको लगातार हम लोग अमल में लाएंगे। इसी प्रकार से हमारा ये कार्य लगातार आगे बढ़ता रहेगा। वहीं राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने टिहरी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही वो फ्लोटिंग हट्स और डोबरा चांटी पुल को भी निहारने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि टिहरी झील काफी सुंदर है और यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल जया, इसके साथ ही राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूह की भी तारीफ की। कहा कि प्रशासन इनकी भी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। अलग ही लालसा है कि किस प्रकार से एक बदलाव लाएं, किस प्रकार से एक क्रांति लाएं, और जो उन्होंने ये जो स्वयं सहायता समूह है, जो क्लस्टर्स के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्ट्स बनाने का एक अलग से जो जज्बा है वो मैंने देखा है। तो कोविड के समय के अंदर में जो युवा वापस आए थे टिहरी के अंदर में, और वो उन्होंने जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में जो अपना काम शुरू किया, और जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीएम साहब ने और पूरे जो टिहरी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उनकी मदद की, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में 22 खबरें। शुरू करते हैं।
सीएम धामी बड़कोट दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने यमुना घाटी के नौगांव में आधुनिक कृषि मंडी और आराकोट में सेब कोल्ड स्टोरेज का लोकार्पण किया। यशपाल आर्या के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार वो मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी भी पहाड़ पर सक्रिय दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने रुड़की के मंगलौर में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली। इसमें कर्नल कोठियाल भी शामिल रहे। सीएम धामी ने चोपता में आयोजित महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जखोली के दिगधार में सैनिक स्कूल का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार 1 करोड़ की राशि जारी करेगी। बिल्कुल जया, अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और जयंत चौधरी के मुलाकात की। और कांग्रेस के यूपी प्रभारी और रालोद के अध्यक्ष की लखनऊ हवाई अड्डे के लॉन्च में मुलाकात हुई है और इसमें क्या बात हुई इस पर सस्पेंस है। दोनों दल इसे अनौपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन चर्चाएं तेज है कि कहीं गठबंधन पर तो बात नहीं हुई। बिल्कुल प्रियंका जयंत की मुलाकात, गठबंधन पर हुई बात। यूपी में गठबंधन का हवाई जहाज कनेक्शन। सियासत में ना तो दोस्ती की गुंजाइश खत्म होती है और ना ही दुश्मनी की। प्रियंका और जयंत की मुलाकात वाली तस्वीरें देखकर अगर सबसे ज्यादा टेंशन किसी को हुई होगी तो वो अखिलेश ही होंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये मुलाकात भी इत्तेफाक से हुई है, ठीक वैसे जैसे 22 अक्टूबर को अखिलेश यादव के साथ उड़ते जहाज में हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गोरखपुर से प्रतिज्ञा रैली कर लखनऊ एयरपोर्ट लौटी थी और जयंत पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर लखनऊ से दिल्ली लौट रहे थे। यहीं वीआईपी लाउंज में दोनों की मुलाकात हुई। अब मुलाकात हुई तो लंबी बात भी हुई और ये भी संभव है कि मुलाकात के दौरान गठबंधन पर भी बात हुई होगी। हालांकि खबर ये भी है कि दोनों नेताओं की मुलाकात पहले से तय थी। मतलब ये संयोग नहीं, एक बड़े प्रयोग की कोशिश है जिसकी नींव कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रख रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने ही प्रियंका और जयंत की मुलाकात कराई है। दीपेंद्र हुड्डा भी जयंत की तरह जाट समुदाय से आते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी है। कुल मिलाकर जयंत चौधरी की रालोद की पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स में अच्छी खासी पकड़ है। यही वजह है कि कोई भी दल उनकी पार्टी के साथ गठबंधन वाली उड़ान भरना चाहेगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसी उड़ान की तैयारी में है, लेकिन अखिलेश ने भी साफ कर दिया है कि रालोद के साथ गठबंधन पर बात चल रही है। प्रियंका को 2022 के लिए एक मजबूत दल की तलाश है जिससे गठबंधन किया जा सके। कई छोटे दल पहले ही अखिलेश के साथ जा चुके हैं। कुछ छोटे दल भाजपा के साथ पहले से गठबंधन में है और रालोद ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक पक्का फैसला नहीं किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की नजर जयंत चौधरी की रालोद पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल जया, देखिए ये बेहद अहम है क्योंकि मुजफ्फरनगर में नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग के दौरान वार्ड सभासदों ने भी हंगामा किया है, ये खबर मिल रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल अग्रवाल पर सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया गया है और नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें कार्य से हटा भी दिया है। अतुल अग्रवाल ने मीटिंग में अपने खिलाफ हुई बदसलूकी को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। आज यहाँ पे बोर्ड की बैठक थी और इसमें सभासदगण को बुलाया गया था। अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे। अपनी बात रखने के लिए 100 आदमी बढ़ाने वाली बात हो रही थी। हमने कहा कि 68 कर्मचारी पहले बढ़ा दिए गए हैं और 32 के लिए प्रस्ताव आज पास होगा। टोटल 100 कर्मचारी बढ़ने हैं, जिससे 100 कर्मचारी बढ़ जाएंगे तो पूरे वार्डों में सफाई व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी हमारी और ईओ साहब से। इतने पीटर मेंबर साहब हैं
आगे तुरंत ही हमारे हाथापाई करना शुरू किया, बदतमीजी करा। और उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा, थाने में जाके एफआईआर करेंगे। तो चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है जया, और ऐसे में जब विधानसभा चुनाव इतना नजदीक है तो जाहिर है नेताजी के सामने भी बड़ी चैलेंज और चुनौती ये है कि वो इतने बिजी शेड्यूल में खुद को फिट रखेंगे, तभी तो वो हिट बन पाएंगे। यानी कि नेताजी फिट हैं तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद खुद को फिट रखते हैं या फिर फिट रखने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज हैं कानपुर के घाटमपुर से बीजेपी के विधायक उपेंद्र पासवान। उनके फिट रहने का फॉर्मूला क्या कहता है, Let's see। लगभग सुबह प्रातः 4:30 बजे मैं नियमित रूप से उठता हूं और उठने के तत्पश्चात 2 गिलास गुनगुना पानी लेता हूं। लेने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात इसके बाद मैं 40 मिनट योग प्राणायाम करता हूं। इसके बाद जॉगिंग करता हूं। योग में मैं मेरी जो नियमित दिनचर्या है, योग में मैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये मैं योग का करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो प्राणायाम है उनको मैं फॉलो करता हूँ। डाइट में लगभग योग प्राणायाम स्नान ध्यान करने के पश्चात लगभग 50 मिनट बाद मैं नियमित रूप से कभी पोहा, कभी दलिया, कभी उपमा, कभी फ्रूट्स, इस तरह का मैं लेकर के अपना ब्रेकफास्ट पूर्ण करता हूँ। मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं अपने साथ में अपना टिफ़िन स्वयं लेकर के जाता हूँ और लगभग मैं समय निकालकर प्रयास करता हूँ कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में मैं अपना लंच कर लेता हूँ। मेरा लंच और डिनर दोनों में मैं एक तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मैं जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं हमारे, जो भी सीज़न है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल है, सीजनल वेजिटेबल है, उनका मैक्सिमम प्रयोग करता हूँ। सभी प्रकार की दालों का प्रयोग करता हूँ और नियमित रूप से दाल, दूध, हरी सब्जियाँ, यही मेरी दिनचर्या है। इन्हीं का मैं नियमित रूप से आहार लेता हूँ, चाहे मेरा लंच हो चाहे मेरा डिनर हो। तो नेताजी ने एक बात बहुत सही कही है कि डाइट पे अच्छा ध्यान देते हैं। वैसे भी एक्सपर्ट कहते हैं कि 80% इज डाइट एंड 20% इज एक्सरसाइज। तो इस सेगमेंट में हमने आपको बताने की कोशिश की है। और जया, ये अच्छा टिप था कि कम से कम अपने डाइट पे तो कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, और डाइट अगर आपकी बेहतर है और उसके साथ आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिट रहना ये मस्ट है।